टॉपिक है लाइव आने का। जो आज का इशू है कि आप सब जानते हैं कि 2 जून 2014 को महाराष्ट्र में जो एक मॉब लिंचिंग हुई थी शेख मोहसिन की। इस 2 जून को उसको 6 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। इन 6 सालों में मोहसिन के परिवार ने क्या खोया, क्या पाया और किस तरह उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, इस ताल्लुक से मैं आपके साथ बातचीत करने आया हूँ। और इसी दो तारीख के ताल्लुक से महाराष्ट्र के नौजवान जो है तो एक आंदोलन कर रहे हैं, उस बारे में जानकारी देने के लिए मैं लाया हुआ हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 2014 में जब केंद्र में सरकार चेंज हुई, उसके बाद जो है तो अल्पसंख्यकों के प्रति जो है तो लोगों की जो तो भावनाएं जानबूझकर जो तो सोशल मीडिया पर जो तो भड़काई गई। यहाँ तक कि जो मई की शुरुआत से फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर जो है तो अलग अलग समाज के प्रतीकों को और महापुरुषों के बारे में फेक न्यूज़ या आपत्तिजनक पोस्ट डालना शुरू किया गया था। इसी तरह महाराष्ट्र में जो तो मई के मंथ से जो है तो मई के एंडिंग से ही जो तो इस पोस्ट आने शुरू हो गए, जिसके बाद महाराष्ट्र में बहुत सी जगहों पर माहौल ख़राब हुआ था। पूना में भी यही मसला हुआ कि पूना में बहुत सी जगह पर राइड्स हो गए, दगड़फेंक हो गए, कुछ जगह पर पब्लिक जो तो रास्ते पर उतरी थी। इसी दरमियान जून को जो तो एक पोस्ट डाली गई छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब ठाकरे इनके ताल्लुक से एक आपत्तिजनक और तौहीन आमेज जो तो एक पोस्ट डाली गई थी, जिसके बाद हिंदू राष्ट्र सेना नामी एक कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक निषेध सभा हुई। निषेध सभा में जो है तो हिंदू राष्ट्र सेना के जो अध्यक्ष थे धनंजय देसाई, उसने जो तो भड़काऊ भाषण दिया, मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर मौजूद लोगों को भड़काया। उसके बाद एक मॉब रास्ते पर उतरा। कुछ नौजवान जो तो रास्ते पर उतर कर उन्होंने जो तो मारपीट करना शुरू किया। उसी दरमियान सोलापुर का रहने वाला आईटी इंजीनियर जो कि पूना में स्वारगेट पर जॉब करता था और हड़पसर में जो तो रहता था, वो नौजवान जो तो ईशा की नमाज़ पढ़कर टिफ़िन लेकर अपने रूम पर जा रहा था। उसी दरमियान सामने से वो मॉब आया। मॉब आने के बाद जो है तो उन्होंने डायरेक्ट मोहसिन की दाढ़ी देखकर मोहसिन के ऊपर हमला किया। हॉट की स्टिक और लोहे की रॉड से उन्हें मारा गया, जिसके बाद वो शदीद ज़ख्मी हो गए। शदीद ज़ख्मी होने के बाद उनके एक दोस्त ने जाकर रूम पर उनके भाई को बताया। उनके भाई जब वापस उनके पास आए तो वो खून में लथपथ रास्ते पर पड़े हुए थे। उस वक्त में पूना जैसे शहर में, जिसको जो है तो महाराष्ट्र का जो है तो एक सभ्य शहर और एजुकेशन हब माना जाता है, उस शहर में मोहसिन शेख जख्मी हालत में जो तो रास्ते पर पड़े हुए थे। उस वक्त उनके भाई, छोटे भाई मुबीन शेख जो है तो मदद के लिए चिल्लाते रहे, तो उस वक्त कोई लोग सामने नहीं आए। फिर पुलिस की गाड़ी आई। पुलिस की गाड़ी आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में जो है तो उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद पूना इलाके में जो तो तनाव का माहौल फैल गया। कुछ जगहों पर दगड़फेंक हो गई। पुलिस ने एक्शन लिया। उसके बाद जो है तो पुलिस ने टोटल 23 लोगों के खिलाफ गुना दाखिल किया। उसमें जो है तो धनंजय देसाई जो कि हिंदू राष्ट्र सेना का प्रमुख है, उसको मेन आरोपी बनाकर टोटल जो है तो 23 लोगों के खिलाफ गुना दाखिल किया गया। एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद आज 2 जून 2014 से लेकर अभी 2 जून 2020 आ रहा, इन 6 सालों में मोहसिन की फैमिली को जो परेशानियां झेलनी पड़ी, जिस तरह उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, शायद वो किसी के साथ हुई होंगी। और अफसोस के लोग भूल गए कि मोहसिन का जो इंसिडेंस था वो इंडिया का पहला मॉब लिंचिंग था। 2014 के बाद गवर्नमेंट चेंज होने के बाद पहला मॉब लिंचिंग था। काश उस मॉब लिंचिंग के ऊपर हम आवाज़ उठाते। कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन जो तो मुकम्मल और एक प्लानिंग के साथ आवाज़ उठाते तो हो सकता है कि अखलाक की जान न जाती, जुनैद की जान न जाती, तबरेज़ की जान न जाती, नजीब गायब ना होता। खैर वो बातों में मैं जाना नहीं चाहूँगा। उसके बाद जो तो केस जो तो हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद जो है तो 2017 में हाई कोर्ट की एक जज ने 3 आरोपियों को जो है तो बेल दिया। 3 आरोपियों को उस केस में बेल दिया। बेल के ऊपर एक रिमार्क था, जो बेल ऑर्डर था उसमें एक जो रिमार्क था, उसके बाद जो तो महाराष्ट्र में वावेला था, लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया और लोगों ने बहुत सी जगह पे जो तो प्रोटेस्ट किया, निवेदन दिया। उस बेल रिमार्क में, बेल के ऑर्डर के अंदर एक रिमार्क था, मैं आपको वो पढ़कर बताता हूँ। आप सोचिए और समझिए कि किस तरह जो तो मुसलमानों का जो तो न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास उड़ जाना चाहिए। उस प्लानिंग के तहत, मेरा पर्सनल मानना है कि उस प्लानिंग के तहत ये रिमार्क दिया गया। रिमार्क में ये कहा गया कि धनंजय देसाई के भड़काऊ भाषण की ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि धनंजय देसाई जो हिंदू राष्ट्र सेना का प्रमुख है, उसके भड़काऊ भाषण की ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि उसने धार्मिक भेदभाव की भावनाओं को भड़काया।
आवेदक या आरोपी जिन्होंने मोहसिन के ऊपर हमला किया था, आवेदक या आरोपियों की निर्दोष मोहसिन शेख से कोई निजी शत्रुता जैसी कोई मंशा नहीं थी। यानी रिमार्क के अंदर एक आ गया है कि आरोपियों का मोहसिन से कोई पर्सनल दुश्मनी या झगड़ा नहीं था, मुतक की यही गलती थी कि वो अन्य धर्म का था। इस बात को गौर से पढ़िए, गौर से सुनिए, ये जो लाइन है उसे गौर से सुनिए। लाइन जो है तो हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के प्रति, शोषित समाज के प्रति जो नफरत फैलाई गई है, जो नफरत जो सिस्टम के अंदर बैठी है, उसका जो है तो एक उदाहरण है। मुर्तक की यही गलती थी कि वो अन्य धर्म का था। मुर्तक यानी मोहसिन की यही गलती थी कि वो अन्य धर्म का था। अन्य धर्म का था इसलिए तो सामने की भावनाएं जो आरोपी है उनकी भावनाएं भड़काई हुई थी। उन्होंने मोहसिन को देखने के बाद मोहसिन के ऊपर उन्होंने हमला किया। यानी इस तरीके से जो न्याय व्यवस्था के जरिए यह मान्यता देने की कोशिश की गई है कि अगर किसी का धर्म जो तो अलग होगा और वो उसके ऊपर हमला करेगा तो उसकी भावनाएं भड़काई गई थी, इसलिए उसके ऊपर हमला किया गया। यानी उस टाइम में यह दिया गया। और उसमें जज कहती है कि मैं इस बात को आरोपियों के हक में मानती हूँ कि यही नहीं, आरोपियों का कोई आपराधिक अतीक नहीं है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं हिंदू राष्ट्र सेना के ऊपर इससे पहले भी बहुत से केसेस है, प्रमुख के ऊपर भी केसेस है, लेकिन यहाँ जज क्या कहती है कि मैं इस बात को आरोपियों के हक में मानती हूँ। किस बात को? कि मोहसिन का धर्म दूसरा था। इस बात को जज जो है तो आरोपियों के हक में मानती है। ये जो है तो न्याय व्यवस्था की विटंबना है। भारत की जो सभ्यता है उसकी विटंबना थी उस वक्त की गई। और उन्होंने इसमें बेल दिया। बेल देने के बाद जो तो अतीत नहीं है, धर्म के नाम पर उन्हें उकसाया गया था, उन्होंने मोहसिन की हत्या की। उस 2017 का ये बेल ऑर्डर के अंदर ये रिमार्क था। उसके बाद जो तो लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। मोहसिन की फैमिली, उनके जो वकील है एडवोकेट काजी हसनैन सर, शेख सर, इंटरप्रेटर तंबुली सर, ये जो तो हाई सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो तो वो बेल जो तो रद्द कर वापस उन्हें जो तो वापस जेल में अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया बेल के ऊपर, उस वक्त जो है तो जस्टिस बोबड़े का एक रिमार्क था। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है, जस्टिस बोबड़े, उन्होंने एक रिमार्क दिया। रिमार्क में उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अदालत मुल्क की तकसीरियत से पूरी तरह बाखबर है। यानी मुल्क की जो सद्भावना है, मुल्क की जो तो बंधुभाव है, इससे पूरी तरह बाखबर है। और वो इस तरह कोई रिमार्क नहीं कर सकती जो किसी एक कम्युनिटी के हक या दूसरे के मुतालिक गलत बयानी करता है। यानी कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का रिमार्क दे कि वो किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ गलत मैसेज फैला जाए उससे। अदालत का नुक्ते नज़र की तनकीद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि जज मुतासिर के लिए किसी किस्म की ज़ाती मंशा का इम्कान दूर करना चाहते हो और फ़िरका वाराना हसद पर ही जोर देना चाहते हो। और ये मुमकिन नहीं कि जज की मंशा किसी ख़ास कम्युनिटी के जज्बात को मजरू करना या कम्युनिटी के जज्बात की हिमायत ना करना और उसके मुतालिक लफ्ज़ ऐसी तनकीद की दावत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम में जजमेंट देते वक्त कहा, बेल ऑर्डर को जो कैंसिल करने के लिए जो PIL दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस L नागेश्वरम राव ने, कि ये जो तो किसी को अधिकार नहीं है कि इस तरह के रिमार्क देने का। ये रिमार्क दिए गए, बेल जो तो कैंसिल हो गई। इसी दरमियान जो तो केस के दरमियान बहुत से मामला आता है। बार बार जो तो मेन एक्यूज जो है धनंजय देसाई, उसके खिलाफ जो तो FIR रद्द करने और चार्जेस हटाने के लिए जो तो अपील की गई। लेकिन एक बेहतरीन तरीके से जो है तो मोहसिन के जो वकील थे काजी सर, शेख सर, इंटरप्रेटर तंबुली सर, उन्होंने जो तो आर्गूमेंट कर जो तो तकरीबन 17 से 18 बार उसकी बेल कैंसिल किए। लेकिन जो है तो 2019 में जनवरी 2019 में मुंबई हाई कोर्ट के जरिए जो है तो मेन एक्यूज धनंजय देसाई को बेल दी गई। लेकिन इससे पहले ही जो तो तमाम एक्यूज को जो तो बेल दी गई थी। हालांकि मॉब लिंचिंग का जो मामला था ये बहुत बड़ा मामला था, लेकिन सभी जो तो आरोपियों को उसमें बेल दी गई। जनवरी 2019 में जब धनंजय देसाई मेन एक्यूज को जब बेल दी गई, उस टाइम में उसके ऊपर कुछ कंडीशनल बेल दी गई थी। उस कंडीशनल बेल में इस तरह कहा गया था धनंजय देसाई को कि धनंजय देसाई हिंदू राष्ट्र सेना या किसी समाजी, सियासी, किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन के बैनर तले कोई भी प्रोग्राम में, कोई पब्लिक मीटिंग में शामिल नहीं होगा या कोई पब्लिक मीटिंग में वो इनवाइट नहीं होगा या पब्लिक मीटिंग में कोई स्पीच नहीं दे सकता। उसको जो है तो जब तक केस की सुनवाई नहीं होती, जब तक केस का फैसला नहीं होता, तब तक हिंदू राष्ट्र सेना का बैनर इस्तेमाल करने से, यूज करने से, वापरने से उसको मना किया गया था। लेकिन देखिए किस तरह जो तो हाई कोर्ट की उस जजमेंट की धज्जियां उड़ाई गई।
जब धनंजय देसाई को फरवरी में जब जेल से रिहा किया गया तो उसके हजारों समर्थक पूना के रास्तों पर उतर गए। हजारों समर्थक पूना के रास्तों पर उतरकर जो है तो एक रैली निकाली गई धनंजय देसाई की। रैली निकालने के बाद जो है तो उसके घर तक ले जाया गया। उसके बाद जो तो महाराष्ट्र के नौजवानों ने निवेदन दिया और फिर उसके पास एक केस फायर हो गई। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, एक शख्स जो होता है एक समाज के ताल्लुक से अपने अंदर एक द्वेष रखता है और वो द्वेष को मासूम नौजवानों को, आप अगर देखोगे मोहसिन के केस में जो एक्यूज है उसमें 2 नाबालिग है, सब ऐसा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर के एक्यूज जो है। तो जो शख्स जो तक समाज के अंदर एक नफरत फैलाता है, नौजवानों को भड़का कर एक समाज के प्रति उनके दिमाग में जो तो द्वेष फैलाकर उन्हें जो तो कत्ल करने पर उकसाता है, उस शख्स की जो है तो रिहाई के बाद जो तो उसकी रैली निकाली गई, उसका सत्कार किया गया, उसका दैवतीकरण किया गया। ये जो है तो महाराष्ट्र पुरोगामी कहे जाने वाले महाराष्ट्र, शाहू फुले अम्बेडकर के महाराष्ट्र की जो एक परंपरा है उसके खिलाफ ये काम था। फुले शाहू अम्बेडकर के पुरोगामी महाराष्ट्र में एक मुस्लिम की जो कि खुलम खुला इस्लाम के खिलाफ, एक अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ जो तो जहर उगलता है, उसकी जो तो रैली निकाली गई। अफसोस उस वक्त जो तो कुछ लोगों ने आवाज़ उठाया, मैं नहीं कहता हूँ कि किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, कुछ लोगों ने आवाज़ उठाया जिस तरह के से आवाज़ उठाना चाहिए थे, या फिर जो तो पुलिस को या गवर्नमेंट को, उस वक्त की गवर्नमेंट को जो तो उसको जो तो ऑब्जेक्शन लेकर उसकी बेल कैंसिल करने के लिए अपील करनी चाहिए थी। लेकिन आप जानते हैं गवर्नमेंट किसकी थी, क्या थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो तो बेल भी कैंसिल नहीं की गई। उस गवर्नमेंट हाई कोर्ट में लिखे देने के बावजूद धनंजय देसाई ने बहुत सी पब्लिक मीटिंग की है, आपके पास वीडियो होंगे, आप चेक कर सकते हो। पब्लिक मीटिंग की है, वहाँ पर स्पीच दी है, उसको जो है सोशल मीडिया यूज़ किया है। आज भी उसके जो है समर्थक लोग जो है जिन्होंने उसको जो है हाईजेक करके भक्त बनाकर उनके माइंड को एकदम बिगाड़ कर अल्पसंख्यकों के प्रति एक नफरत पैदा कर जो तो नौजवानों को उसने भड़काया है या गलत रास्ते पे ले गया, वो नौजवान आज भी उसको देवतीकरण किया है, यानी उसको एक खुदा मानते हैं, हिंदू राष्ट्र तेज मानते हैं। उस तरह का उसको लखम देकर जो तो उसको बड़ा किया गया है। और आज भी जो तो वो केस के अंदर वो बेल पर, पूरे एक्यूज जो तो बेल पर है। एक एक्यूज ने जो तो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होने की वजह से उसने सुसाइड भी की है। हमारी भी सद्भावना जो तो उसके प्रति है, क्योंकि उसके अंदर एक प्लानिंग के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है तो किस तरह मासूम नौजवानों को, चाहे वो कोई भी समाज के हो, उनके जहन में एक समाज के प्रति जो तो नफरत पैदा की। उस नफरत ने मोहसिन जैसे बेगुनाह ने, जिसने कभी सोशल मीडिया यूज नहीं किया, जिसका उस पोस्ट से कोई ताल्लुक नहीं था, उसकी हत्या कर दी। मोहसिन का गुनाह यही था कि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, वो नमाज से जा रहा था, वो एक मुसलमान था। आइडेंटिटी के ऊपर जो 2014 के पास जो पहला हमला हुआ है मुसलमानों के ऊपर, वो मोहसिन के ऊपर हमला था। लेकिन अफसोस हम उसे भूल गए। आज भी हम मॉब लिंचिंग की जब हम बात करते हैं तो अखलाक की बात करते हैं, ठीक है, अखलाक का मामला भी बहुत संगीन मामला है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। महाराष्ट्र के लोग ही जो तो मोहसिन का मामला भूल गए थे। महाराष्ट्र के सेकुलर माने जाने वाले पार्टियों ने जो तो उस वक्त में जो गवर्नमेंट थी, आघाड़ी गवर्नमेंट ने उनको कुछ डिमांड, कुछ जो तो ऐलानात किए थे कंपनसेशन का। और मोहसिन के फादर ने जो तो मुबिन के, उनके छोटे भाई मुबिन की नौकरी के लिए डिमांड की थी। उस वक्त में उनको जो तो तोंडी तौर पर जो तो उन्हें कहा गया था कि मुबिन को नौकरी पर लिया जाएगा। लेकिन आज 6 साल हो गए हैं, आज जो तो मुबिन को नौकरी पर नहीं लिया गया। जो कंपनसेशन का उन्होंने क्लेम किया था वो पूरा कंपनसेशन 6 सालों में नहीं मिला। ये एक पहलू हुआ। लीगल प्रोसेस ये हुआ कि धनंजय देसाई को बेल की गई 2017 में। जो तो उस तरह का रिमार्क आया, रिमार्क आने के बाद लोगों ने जो तो उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाया और मोहसिन को जो तो उस टाइम में जो तो मोहसिन को एक मुस्लिम करार दिया गया रिमार्क के जरिए। हाई सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो रिमार्क बेल कैंसिल की गई। 2019 में बेल दिया गया। बेल देने के बाद कंडीशनल बेल होने के बावजूद हाई कोर्ट की फैसले की जो है तो धज्जे उड़ाते हुए जो है तो आज भी जो धनंजय देसाई जो है तो कुछ प्रोग्रामों में जाता है, उसके कार्यकर्ते हिंदू राष्ट्र सेना का बैनर यूज़ करते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि मोहसिन की जो है तो 3 तरीके से हत्या की गई है। एक तो उसकी जिस्मानी हत्या तो की गई है, उसकी संवैधानिक हत्या की गई है। संवैधानिक हत्या यही है कि संविधान ने अधिकार दिया है कि भारत के हर फर्द को, भारत के हर व्यक्ति को उसकी सामाजिक और धार्मिक पहचान के साथ जीने का अधिकार दिया है संविधान ने। लेकिन वही संविधान के अधिकार के ऊपर हमला करके सिर्फ मोहसिन को इसलिए मारा गया कि वो मुसलमान है। ये मेरे नज़र में जो थे भारत की मोहसिन की एक संवैधानिक हत्या थी। उसके बाद न्यायिक हत्या ये हो गई, 2017 में जजमेंट आया। उसके बाद राजनीतिक हत्या आपको बताता हूँ किस तरह की गई। राजनीतिक हत्या इस तरह की गई कि मोहसिन के वालिद साहब ने उस टाइम में कुछ डिमांड किए थे कि मुबिन को जो है तो नौकरी पर लिया जाए, लेकिन उनको नौकरी पर आज तक नहीं लिया गया। उनके वालिद साहब मरहूम सादिक शेख जो है तो
पूना, सोलापुर से पूना, पूना से मुंबई, तकरीबन 300 चक्कर मारते रहे, दर दर भटकते रहे इंसाफ के लिए कि मेरे बेटे को नौकरी दो। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं, ऐसा कोई लीडर नहीं जिनके पास जो उस टाइम में जो तो उससे जो तो लेटर नहीं भेजा या पत्र व्यवहार नहीं किया। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के हर लीडर से, कुछ मुस्लिम लीडरों ने उन्हें मदद भी की, हेल्प भी की थी मीटिंग कराने के लिए। पृथ्वीराज चौहान ने उनसे कहा था, उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि हम जो है तो ठेठ जो है तो मुबिन को जो तो नौकरी पर लेंगे और कंपनसेशन देंगे। उनकी डिमांड थी 50 लाख कंपनसेशन का। उस वक्त में जुलाई में कुछ कंपनसेशन मिला और बाद में वो जो तो गवर्नमेंट को लेटर लिखते रहे। बदकिस्मती से महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट चेंज हो गई, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। बीजेपी गवर्नमेंट होने के बाद मोहसिन के फादर सादिक शेख ने हजारों लेटर लिखा कि मेरे बेटे को जो तो नौकरी पे लिया जाए, कंपनसेशन रिलीज किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो तो गवर्नमेंट के ऊपर जो तो कोई असर नहीं पड़ा। फिर सादिक शेख ने, मोहसिन के जो वालिद ने, उन्होंने एक पीआईएल दाखिल की। उन्होंने पीआईएल दाखिल की 6 मार्च 2018 को एक केस फाइल किया उन्होंने हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट में, कि मेरा जो कंपनसेशन, उन्होंने 30,90,000 का जो कंपनसेशन क्लेम किया था वो क्लेम देने के लिए। तो 6 मार्च को केस दायर किया गया। 12 मार्च को हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट, 12 मार्च 2018 को हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा। नोटिस में कहा कि जल्द से जल्द जो है तो इनका जो फंड है वो फंड रिलीज किया जाए। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने जून 2018 में एक रेजोल्यूशन पास किया, प्रस्ताव पास किया। उसमें यह तय किया कि 5 लाख रुपए राज्य गवर्नमेंट देंगी, स्टेट गवर्नमेंट देंगी 5 लाख रुपए, 5 लाख जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी। इस तरह गवर्नमेंट ने जो तो हाई कोर्ट में इस तरह बताया। लेकिन नवंबर आने तक, जून से नवंबर आने तक 1 रुपया तक नहीं दिया गया। नवंबर 2018 आने तक उन्हें 1 रुपया नहीं दिया गया। इसी दरमियान जो तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से फैमिली जो तो एकदम डिप्रेशन में चले गई। मोहसिन के वालिद साहब को बीमारी ने घेर लिया, हाइपरटेंशन था, उनको ब्लड प्रेशर हाई था। उसकी वजह से जो तो मजबूरन पैसा नहीं होने की वजह से आयुर्वेदिक इलाज की तरफ वो चले गए, आयुर्वेदिक इलाज करना पड़ा। वो मतलब इतना डिप्रेशन में थे कि रास्ते पर चलते चलते वो बढ़ जाते थे सोच कर, क्योंकि मोहसिन जो तो वो बंदा था, उनके घर का मेन इनकम सोर्स था, IT स्पेशलिस्ट था और जो तो विप्रो में उस इंटरव्यू दिया था, विप्रो में ज्वाइन होने वाला था। अगर उस टाइम में वो ज्वाइन हो रहा तो आज उसकी पेमेंट कम से कम लाख से 1.5 लाख उसकी पेमेंट हुई थी, क्योंकि मोहसिन जो तो बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत मतलब ज़हीन बंदा था। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को ज़बान से, ना किसी को हाथ से कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। आज अभी भी जो तो उसके स्कूल टीचर्स को, कॉलेज टीचर को आप पूछ सकते हो कि उसने किसी को तकलीफ नहीं दी। पुणे के हेड अफसर में उसकी पड़ोसियों का यही कहना है कि उसने किसी को तकलीफ नहीं दी। वो सिर्फ अपना घर से जॉब से नमाज से घर, इतना ही उसका काम था। उसने सोशल मीडिया कभी यूज़ नहीं किया था। इस दरमियान जो तो मोहसिन के वालिद साहब मरहूम सादिक शेख को जो है तो बीमारियों ने घेरा, फिर भी जो है तो जद्दोजहद करते रहे इंसाफ के लिए, अपने बेटे के लिए, मुबिन की नौकरी के लिए, आरोपी को सजा दिलाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। फिर नवंबर आने तक जो तो, हालांकि जून 2018 में रिजर्वेशन पास किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट 5 लाख देंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख देंगी। ये बीजेपी गवर्नमेंट में रिजर्वेशन पास हुआ था। लेकिन नवंबर 2018 आने तक 1 रुपया भी नहीं दिया गया। नवंबर 2018 आने तक 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तो फिर बाद में जो तो नवंबर में सादिक शेख, मोहसिन के वालिद साहब ने दोबारा से एक पिटीशन दायर की कि मेरा जो पैसा रिलीज किया जाए, क्योंकि आर्थिक कंडीशन बहुत ख़राब है, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से उन्होंने जो है तो पीआईएल दाखिल की। उसके बाद 28 जून को कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को, राज्य की उस टाइम में एक आदेश दिया कि जल्द से जल्द 8 दिनों के अंदर जो है तो उनका फंड जो है तो रिलीज किया जाए। अब इसमें एक बात बता दो, किस तरह जो तो राजनीतिक हत्या की है, किस तरह गवर्नमेंट ने जो तो एक परिवार जो कि जिसने एक अपना नौजवान बेटा खोया है, इनका मेन इनकम सोर्स खोया है, जो एक नौजवान बेटा खोया है, उस फैमिली के साथ किस तरह प्रशासनिक लेवल के ऊपर जो है तो या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर उनकी नाइंसाफी की गई है या मोहसिन की हत्या की गई। जब कोर्ट ने कहा, जो नवंबर 2018 में मुंबई हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि आपने पैसा रिलीज नहीं किया, क्यों नहीं किया? गौर से सुनिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है तो हाई कोर्ट में हल्फनामा दायर करती है और कहती है कि हमें सादिक शेख की पहचान नहीं हो पाई, इसलिए हमने पैसा नहीं दिया। अब विडंबना सुनिए, उसके 1 महीने पहले ही सादिक शेख ने जो तो इस केस के रिलेटेड में एक माहिती का अधिकार, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए कुछ सवालात जवाब मांगे थे। वो RTI का जवाब पोस्ट के जरिए उनके घर पर आया, यानी RTI का जवाब देने के लिए सादिक शेख की पहचान हो पाई, लेकिन पैसा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सादिक शेख की पहचान नहीं हो पाई। ये एक विडंबना है।
जिस परिवार ने अपना सब कुछ खोया, उस परिवार को जो तो पैसे देने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि हमें उसकी पहचान नहीं हो पाई, जबकि सादिक शेख का घर सबको पता था, सब उन्हें पहचानते थे। गवर्नमेंट ने उनके साथ पत्र व्यवहार हुए थे, गवर्नमेंट को उनका एड्रेस पता था, फिर भी उस टाइम में पैसा देने के वक्त गवर्नमेंट इस तरह कहा कि हमको उसकी पहचान नहीं हो पाई। खैर उनको कंपनसेशन मिला। कंपनसेशन मिलने के बाद 8 दिन के बाद ही दुर्दैव से सादिक शेख का इंतकाल हो गया। उनको अटैक आया, पैसा नहीं था उनके पास, इलाज कराने के लिए आयुर्वेदिक इलाज कर रहे थे। वो बंदा जब हम मुबिन से जब हम मिले, जब नौजवान जब मुबिन से मिले तो उन्होंने बता रहे थे कि वालिद साहब के पास पैसा नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस केस के ताल्लुक से जो मदद कर रहे लीगली प्रोसेस पर, अल्लाह उनको जज़ा कर दे। वो बंदे एकदम मुखलिस तौर से, तंबोली सर हो गए, शेख सर हो गए, काजी सर हो गए, ये लोग जो तो अपने पैसा लगा, अपने जेब से पैसा लगा के केस के रिलेटेड जो तो उनको खर्चा कर रहे हैं। उसमें कुछ संगठनाएं जो तो काम कर रही है, जैसे कि जमीयत उलमा वगैरह, उन्होंने कुछ उनको हेल्प की है। उन्होंने जो तो उस टाइम में उनको हेल्प की है, तो पैसा नहीं होता था उनके पास। तो मुबीन ने बताया कि हम बहुत बार मुंबई जाने के लिए सोलापुर से रेल के टॉयलेट के पास बैठकर हमने सफ़र किया। सफ़र मतलब पैसा नहीं होता था, जनरल में डब्बे में जाते थे, भीड़ के अंदर बैठ के रेल के टॉयलेट के डब्बे के पास। जिसका बेटा खो गया वो बंदा इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हुए कहाँ जा रहा है? रेल के टॉयलेट के डब्बे के पास बैठकर मुंबई के लिए जा रहा है। यह असल में नाइंसाफी नहीं, ये पुरोगामी महाराष्ट्र कहे जाने वाले पुरोगामी महाराष्ट्र के लिए एक सोचने की बात है। फिर उनको कंपनसेशन मिला। कंपनसेशन मिलने के बाद दिसंबर में उनका इंतकाल हुआ। 17 दिसंबर 2019 में उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के साथ साथ जो तो उनकी एक उम्मीद जो उनके दिल में थी, 6 साल से उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के ऊपर, इस समाज के ऊपर, इस गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा कर जो थी लड़ाई लड़ी उन्होंने 6 साल तक, 5 साल तक लड़ाई लड़ी। उनका इंतकाल हुआ। फिर देखिए उसमें दुर्दैव कैसा, इंतकाल होने के 1 महीने बाद भी एक महीने के बाद ही मैंने एक्यूज को जो तो जामीन दी गई, धनंजय देसाई को जामीन दी गई। जामीन में ये कहा गया, कंडीशनल बेल थी, कंडीशनल बेल होने के बाद ही बेल ऑर्डर की जो तो उसने धज्जियाँ उड़ाई गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके खिलाफ जाने के लिए। इसी दरमियान क्या हुआ कि जब उसे बेल दी गई, जब धनंजय देसाई को बेल दी गई, उस वक्त में जो है तो एक न्यूज़ चैनल जो कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल तो उसे कहते हैं लोग, लेकिन आपको पता है उस न्यूज़ चॅनल ने एक ऐसी न्यूज़ चलाई की मुहसिन शेख या खटल्यातील मुख्य आरोपी यांना जामीन मिळालेला, और उसमें ऐसा लिखा था की मुहसिन शेख यांनी पोस्ट टाकल्यामुळे वातावरण खराब झालं होतं आणि 2 गटात भांडण झाले होते। यानी मुहसिन शेख ने एक पोस्ट करने के बाद 2 गुटों के अंदर जो है तो झगड़ा हुआ था, जबकि जग जाहिर है वो 2 गुटों के अंदर झगड़ा नहीं था, वो एक मासूम की मॉब लिंचिंग थी और वो पहली मॉब लिंचिंग थी। उस तरह चलाया। उस तरह महाराष्ट्र के कुछ जो तो नौजवानों ने जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। कुछ लोग जो तो एबीपी माझा के इसमें जाकर जो तो उससे पूछा, जवाब तलब किया। उसके बाद जो तो उसके बाद उन्होंने एक शो किया मुहसिन की फैमिली के ऊपर। तो उस दरमियान हमने सोचा कि ठीक है, उन्होंने दिलगिरी व्यक्त किया, लेकिन इसमें मुहसिन की फैमिली कहाँ है? आज 5 साल हो रहे, मुहसिन की फैमिली कहाँ? वो इंसाफ का है, वो समाज किधर है जो समाज बात करता है? जब दिल्ली में मॉब लिंचिंग होती है तो वही महाराष्ट्र का समाज महाराष्ट्र के रास्तों पे उतरता है, लेकिन जब महाराष्ट्र में पहली मॉब लिंचिंग हुई तो वो समाज किधर है? मैं आपको बड़ा दुख होता है बताते हुए, जब हम सोलापुर गए 7-8 लोग, जस्टिस फॉर मोहसिन मूवमेंट की टीम के लोग जब सोलापुर गए, सोलापुर जाने के बाद मोहसिन से घर से तकरीबन 1 किलोमीटर या 500 मीटर के ऊपर एक जेरोक्स की दुकान थी। हमने उसको कहा कि मोहसिन शेख का घर कहाँ पे है? तो उसका जवाब था, कौन मोहसिन शेख? नौजवान था 31 साल का, उसने कहा कौन मोहसिन शेख? हमने उसको ऐसे बताया, नहीं हमको पता नहीं है। मतलब हम कितना टेम्परेरी हम स्टैंड लेते हैं। आज मुस्लिम समाज के साथ इतना नाइंसाफी होती है, हम टेम्परेरी स्टैंड हम कब तक लेंगे? कुछ होता है, अखलाक का हुआ, हमने प्रोटेस्ट किया, हम भूल गए। तबरेज का हुआ, प्रोटेस्ट किया, हम भूल गए। तौसीफ शेख का हुआ, प्रोटेस्ट किया, हम भूल गए। नजीब आज गायब है, हम प्रोटेस्ट करते हम भूल गए। लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश की उस फैमिली के साथ क्या हो रहा है? जो फैमिली ने सब कुछ गंवा दिया, उस फैमिली के साथ हम जानने की कोशिश नहीं की कि हमने उनके साथ क्या किया। हर 2 तारीख को लोग आते हैं उनके पास, मीडिया बाइट वगैरह लेते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका दर्द जानने की कोशिश नहीं की हमने। वो उनके भाई जो ना मुबिन का, आज जो तो इंसाफ उन्होंने छोड़ दिया अल्लाह के हाथ पर कि इंसाफ मिलेगा जब मिलेगा, क्योंकि उस तरह हालात, क्योंकि कोई भी फैमिली उस टाइम में नहीं सुधर सकती थी। मोहसिन के वालिद जो तो इतने इंसानियत परस्त थे कि उस वक्त में जब उनके बेटे की लाश पड़ी हुई है सामने, उस वक्त में उन्होंने
पूना कमिश्नर ऑफिस में आकर मीडिया में आकर कहा, पूना से कहा, पुलिस वालों से कहा कि जो एक्यूज है उन्हें ही गिरफ्तार कीजिए, बिला वजह किसी नौजवान की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। जिसका एक बेटा चला गया वो आकर कहता है कि मेरे बेटे के साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, आप जो आरोपी हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई कीजिए, बाकी के ऊपर छोड़ दीजिए। मीडिया के अंदर भी कहा। उनके ये स्टेटमेंट के बाद स्वर्गीय आर पाटिल जी जो उस टाइम में गृह मंत्री थी, उन्होंने उनको कॉल करके अप्रिशिएट किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने जो इस माहौल के अंदर जो कहा कि जो गुनहगार उनके खिलाफ ही जो तो कार्रवाई कीजिए, बाकी को सब छोड़ दीजिए, बाकी के सबको छोड़ दीजिए। ये बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम आर पाटिल ने कहा था, मरहूम आर पाटिल ने कहा था स्वर्गीय, कि हम जो तो 8 दिनों के अंदर जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वर्गीय और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे इनके खिलाफ जो पोस्ट डाली थी उनको हम 8 दिनों के अंदर सामने लाएंगे। लेकिन आज 6 साल हो गए, वो पोस्ट किसने डाली आज तक किसी को पता नहीं है। तकरीबन 6 साल होने के बाद भी वो पोस्ट किसने डाली आज तक पता नहीं। हालांकि महाराष्ट्र की साइबर क्राइम बहुत अच्छा काम करती है, वो चाहे तो 1 दिन के अंदर भी ला सकती थी। उसके वजूहात मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। उस टाइम में डिमांड करने के बाद जो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो तो पृथ्वीराज चौहान सर के पास गए थे लोग, उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उनसे कहा गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस लिया जाए, मोहसिन के भाई मुबिन को जो है तो सरकारी नौकरी पे लिया जाए। उन्होंने उस टाइम में वादा किया था कि हम मुबिन को सरकारी नौकरी पे लिया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया जाएगा। फिर प्रेशर आने के बाद जो तो उज्ज्वल निकम सर को जो तो केस के ऊपर अपॉइंट किया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल के। लेकिन उस दरमियान जो तो कुछ हादसा ऐसे हो गए या कुछ, अब उसमें मैं जानना नहीं चाहूँगा कि उज्ज्वल निकम सर ने जो तो केस छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, वजूहत क्या थी, उसमें मैं जानना नहीं चाहूँगा। उसमें बहुत कुछ है, गड़े मुर्दे में निकालना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न भी हो सकते हैं और दूसरे भी कुछ रीज़न है, कुछ हमारी और से भी गलतियाँ हुई है जिसकी वजह से जो है तो उन्होंने केस को छोड़ दिया। केस छोड़ने के बाद जैसे ही उज्ज्वल निकम सर ने केस छोड़ा वैसे एक एक से पूरे एक्यूज को बेल मिलती गई। उस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, पूरे एक्यूज को बेल मिलती गई। केस में आज क्या कंडीशन है, एक्यूज पूरे बाहर है, उस केस के अंदर सबको बेल दिया गया। मेन एक्यूज को रखी धज्जियां उड़ाता है। फैमिली जो तो आज जो तो दर दर भटक कर मोहसिन के वालिद साहब, उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो 5 साल तक लड़ते रहे। वो 5 साल तक इस न्याय व्यवस्था से लड़ते रहे क्योंकि उनकी उम्मीद थी न्याय व्यवस्था के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, मुल्क की रियासत के ऊपर, समाज के ऊपर। लेकिन उनको क्या पता ये मरा हुआ समाज उनको इंसाफ नहीं दिला सकता। ये द्वेषपूर्ण व्यवस्था उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाई। आज उनका इंतकाल हुआ, उस बेटे को इंसाफ जो तो नहीं देख पाए वो। आज भी जो तो उस टाइम में क्या हुआ, फिर फरवरी के अंदर बेल देने के बाद देशी धज्जियां उड़ाई गई। उस टाइम में महाराष्ट्र के कुछ नौजवानों ने एक मूवमेंट खड़ा किया, हर अलग अलग एरिया के अलग अलग फील्ड के नौजवानों ने एक मूवमेंट खड़ा किया, जस्टिस फॉर मोहसिन नाम का एक मूवमेंट खड़ा किया। उस मूवमेंट के जरिए हमने क्या किया, मूवमेंट के जरिए नौजवानों ने क्या किया, 11 फरवरी को महाराष्ट्र से, पूरे महाराष्ट्र से 184 पे वन टाइम मेमोरेंडम दिया गया, यानी 184 जगह पे निवेदन दिया गया कंपनसेशन के लिए, नौकरी के लिए, बेल कैंसिल करने के लिए और जो धज्जियां उड़ाई गई उसके खिलाफ जो तो गुना दाखिल करने के लिए। उसके बाद पुणे पुलिस ने उनके खिलाफ केस दाखिल किया दंगों का और जमा करने का उनके पास केस दाखिल किया। कुछ लोगों को अरेस्ट किया था, बाद में वो बेल पे छूट गए। फिर बाद में मोहसिन की फैमिली के साथ जब हम गए, मोहसिन की फैमिली को मिलने के बाद हम चले गए, क्योंकि हमको एक चीज़ सता रही थी कि 5 साल होने के बावजूद भी जो तो हम क्यों कोर्ट नहीं कर पा रहे। मॉब लिंचिंग के लिए हम जो तो इतना लड़ते, महाराष्ट्र का मुस्लिम समाज हो या पुरोगामी समाज हो, सेकुलर समाज हो, वो समाज मॉब लिंचिंग के ऊपर बात करता है, तबरेज़ के ऊपर बात करता है, अखलाक के ऊपर बात करता है, जुनीद के ऊपर बात करता है, अजराफुल के ऊपर बात करता है, अलीम के ऊपर बात करता है, नजीब के ऊपर बात करता है। ठीक है, उनके वो भी एक अपना हक है, एक जिंदा समाज बोलकर, एक जागरूक समाज बोलकर हमारा हक है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। लेकिन वही महाराष्ट्र का समाज क्यों भूल जाता है कि महाराष्ट्र इंडिया की पहली मॉब लिंचिंग गवर्नमेंट चेंज होने के बाद पुणे जैसे सिटी में हुई, जिसे सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था एक वक्त में, उस शहर में हो गई है। क्या इसके पीछे ये भी वजूहत है? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वजूहत ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि जब भी मॉब लिंचिंग का नाम आए तो पुरोगामी महाराष्ट्र का नाम लिखा जाए? अगर नहीं लिखा नहीं जाए, अगर यही चाहते हो तो हमें उसके खिलाफ लड़ना होगा। खैर लेट हो गया, देर हो गए, हम 6 साल तक लेट हो गए, हम अभी भी वक्त है, हमें उसके खिलाफ लड़ना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी तक केस नहीं गई है, उसके लिए हमें आवाज़ उठाना होगा फास्ट ट्रैक केस में। इसी ताल्लुक से हमने आंदोलन किया था 11 फरवरी 2000
19 को। उसके बाद मोहसिन के फैमिली को गए। मोहसिन के फैमिली को जब हम मिल रहे थे उस टाइम में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको कुछ वापस सवाल कर सके। मतलब इस तरह उनकी हालत की गई फैमिली की, फाइनेंशियल तौर पर एकदम टूट गई है, इमोशनल तौर पर एकदम टूट गई है। आज भी उनकी अम्मी, मोहसिन की अम्मी जो है तो आज भी जो तो तबीयत ख़राब है। पिछले हफ्ते बात हुई थी मोबिन से, वो बीमार है 12 दिन से, जो तो दवाखाने में उनको रोज़ ले जाना रहता है। हाइपरटेंशन है। 24 मई को मोहसिन की सालगिरह थी, वो याद होने के बाद वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाकर जो सोच कर वो बीमार हो गए, क्योंकि उनके साथ उनके हस्बैंड का भी इंतकाल हुआ, नौजवान बेटा भी चला गया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी ख़राब है। मोबिन जो तो 6 महीने तक जो तो नौकरी पे नहीं था, आज जो तो एक प्राइवेट शोरूम में काम करता है, जहाँ पर जो तो पेमेंट जो है तो उनको 8 से 10 हज़ार रुपये। आप सोचिए 8 से 10 हज़ार रुपये पेमेंट मोबिन की है। वो बंदा हालांकि मेडिकल के लिए, उनकी वालिदा के मेडिकल के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये महीने को जाता है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाए उस समाज, उस परिवार को पूछे कि क्या हालत है, हम उनके पीछे खड़ा रहना हमें ज़रूरी है। क्योंकि हम जब बात करते हैं नाइंसाफ़ी को, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हमारे पास है। पूना से सोलापुर ज़्यादा दूर नहीं है, 4 घंटे का रास्ता है। हमें वहाँ पर जाना चाहिए, उसे हम मिलना चाहिए। इसी ज़मन में नौजवानों ने एक कोशिश की है कि हम एटलीस्ट हम लेट हो गए, ठीक है हम लेट हो गए, लेकिन अभी भी वक्त है। गवर्नमेंट चेंज हुई है, इस गवर्नमेंट से हमें कुछ उम्मीदें हैं। उस उम्मीदों को लेकर हम आंदोलन करना चाहते हैं। हमने इससे पहले 2 जून को रमज़ान में ही सोलापुर में आंदोलन किया था, मुख्यमंत्री को फैक्स भी किया था, निवेदन वगैरह किया था, लेकिन उनके ऊपर जो है तो कोई जू नहीं रखी। क्योंकि आपको पता है उस टाइम के मुख्यमंत्री की हालत क्या थी, उस टाइम की गवर्नमेंट क्या थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आज हमने ये तय किया कि लॉकडाउन होने की वजह से हम आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि मुनासिब नहीं रहेगा। क्योंकि देश जो है तो एक परिस्थिति से, एक आपत्ति से जूझ रहा है। महाराष्ट्र जूझ रहा है, अपना देश जुड़ रहा है, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम जो तो रास्ते पर उतर कर आंदोलन नहीं कर सकते। तो ऐसा तय किया कि हम 2 तरीक़ों से आंदोलन कर सकते हैं। पहला तरीका जो है कि आज तक मोहसिन के ऊपर सोशल मीडिया पर आवाज़ नहीं उठाई गई या ट्रेंड नहीं हुआ है, तो एक ऐसा तय किया कि 2 तारीख को शाम में 6 बजे से मोहसिन के लिए एक ट्रेंड चलाना है, ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाना है। ट्रेंड जो क्या रहेगा, वो हैशटैग क्या रहेगा, वो 1 तारीख को आपको मालूम पड़ेगा, वो आपको दिया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। कुछ वजह की वजह से अभी हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। 2 तारीख को हमें ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाना है। ट्रेंड के लिए इंशाल्लाह आप सबका साथ रहेगा और सबकी मेहनत की वजह से हम उसको इंशाल्लाह 1 नंबर पर ले जाएंगे। ट्विटर को, ट्रेंड को 6 बजे ट्रेंड चलाना है। ट्रेंड चलाते वक्त हमें क्या करना है, एक पोस्टर ट्रेंड चलाना है, यानी एक सादा A4 साइज पेपर लिखकर उसके ऊपर जो तो आपके जहन में जो है मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से वो लिखना है। जैसे कि मेरे पास एक बैनर है या पीछे में वॉल पे लेकर ऐसा लेना है या हाथ में लेना है, फ़ोटो निकालना है, फ़ोटो निकाल कर उसको ट्विटर पर ट्वीट करना है, उसके साथ सोशल मीडिया पे भी डालना है। ट्विटर पर ट्वीट करने के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी डालना है। पोस्टर हाथ में लेना है, घर के बच्चे माएँ बहनें उनके हाथ में पोस्टर लेने लगाइए, उनकी फ़ोटो निकालिए, फ़ोटो निकाल कर ट्विटर पर ट्वीट कीजिए। ट्विटर के लिए जो कोड है वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, आपको पूरा ड्राफ्टिंग वगैरह मिल जाएंगे। इस तरीके से एक कोशिश है कि एटलीस्ट अगर ट्विटर पर ट्रेंड होगा तो लोगों को तक मालूम पड़ेगा। क्योंकि हम जो तो ट्विटर के ताल्लुक से हम दिल्ली के लोगों से जब बात कर रहे थे, कुछ लोगों से हम ट्विटर ट्रेंड की हेल्प के लिए बात कर रहे थे, वो लोगों का यही कहना था कि हमको इस केस के बारे में मालूमात नहीं है। अब उन्हें हम कैसा बताएं कि सोलापुर के शहर में 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर रहने वाले बंदी को केस के बारे में मालूमात नहीं है, वो तो दिल्ली है। खैर उसमें हमारी कुछ कमियां हैं, कुछ समाज की भी कमियां हैं, प्रोग्रामी कहे जाने वाले महाराष्ट्र के लोगों की भी कमियां हैं कि उन्होंने उस टाइम में उस तरीके से आवाज़ नहीं उठाई। ठीक है, अभी वक्त है, लॉकडाउन भी है, लोग घरों में हैं, आपको ट्वीट करना है। ट्वीट करते वक्त कुछ ट्विटर का जो हैशटैग है वो कल शाम में या 1 तारीख को हम डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद जो है तो फ़ोटो निकाल कर ट्वीट करना। जितने ज़्यादा अगर ट्वीट करोगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। एटलीस्ट ये मुद्दा जो है तो नेशनल लेवल पर तो जाएगा ना। ठीक है, हमारी गलती की वजह से हम उसको नेशनल लेवल पर नहीं ले पाए। अभी मौका है कि हम, ठीक है, हम घर पे बैठे, अभी मौका है, हमें कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जो है तो ट्विटर पर ट्वीट करना है। ऐसा भी हमने बहुत से ट्वीट किया है, बहुत से मामलों के अंदर हमने ट्वीट किया है। नजीब के मामले में ट्वीट किया है, अखलाक के मामले में ट्वीट किया है, तबरेज़ के मामले में ट्वीट किया। ये आपके घर का, आपके राज्य का, आपके स्टेट का बेटा है, जिसका परिवार 6 साल से जो तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, उनके लिए सिर्फ आप एक ट्वीट कीजिए। 2 तारीख को शाम 6 बजे ट्वीट करना है, पोस्टर लेकर फेसबुक पे भी डालना है, जो सोशल मीडिया उस पर वायरल करना है।
ज़्यादातर फोकस ट्विटर पे है। इंशाल्लाह हम जो है तो आपकी मदद से इंशाल्लाह पूरे नौजवानों की मदद से ये ट्वीट जो तो एक नंबर पर ले जाया जाएगा। और इसी के साथ दूसरा एक तरीका आंदोलन का हमने ये तय किया है कि इससे पहले हमने आंदोलन एक 184 जगह पे निवेदन दिया था। 184 हमने जगहों पर निवेदन दिया था नौजवानों ने, उसका कुछ इफेक्ट पड़ा था कि केसेस वगैरह हो गए थे वो रैली वगैरह निकालने के बाद। लेकिन जो तो मेन जो मुद्दा है इंसाफ का, वो इंसाफ नहीं मिल पाया फैमिली को, हर तरीके से नाइंसाफ़ी हो गई है। पहला दो तरीके हमने बताया। एक तरीका है आपको ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इसको ट्रेंड करना है, और दूसरा है ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए कि हमको क्या करना है, 2 तारीख को हम जो कम से कम 5,000 मेल करेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय कार्यालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और पालक मंत्री दोनों डिस्ट्रिक्ट के। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सोशल जस्टिस मिनिस्टर और पालक मिनिस्टर, इनको हमें मेल करना है। मेल का ड्राफ्टिंग आपको मिलेगा। मेल के पीछे कंसेप्ट ये है कि लॉकडाउन की वजह से हम जो तो हर जगह निवेदन पॉसिबल नहीं है, जाकर देना निवेदन या आंदोलन करना पॉसिबल नहीं है, और वो ठीक भी नहीं है। अगर इस हालत में अगर हम आंदोलन करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए ऐसा तय किया कि मेल एटलीस्ट अगर हम 5,000 मेल करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है तो हर मुद्दों के ऊपर जो है तो गवर्नमेंट सीरियस है। पहली गवर्नमेंट की तरह पहली गवर्नमेंट सीरियस नहीं थी, आज की गवर्नमेंट सीरियस है। कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। अगर हम एक साथ इतने मेल करते हो तो इंशाल्लाह 100% कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। हमारी मेल के अंदर ड्राफ्टिंग आपको दी जाएंगी, पूरी ड्राफ्टिंग कल से ही आपको दी जाएंगी व्हाट्सएप पर। आपको जो तो कमेंट के अंदर जो तो जुनेद भाई आपको नंबर डालेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरा ड्राफ्टिंग दिया जाएगा। मेल ज़्यादा से ज़्यादा करना, मेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम जो तो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, हर एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर जो तो एक मेल होता है, जीमेल हर किसी का मेल आईडी होता है। हमें सिर्फ वो कॉपी करके पेस्ट करना है। टू में सीएम कार्यालय रखना है, सीएम ऑफिस को रखना है, सीसी में बाकी के मुख्यमंत्री, सीसी में उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी, अल्पसंख्यक मंत्रालय, इनको निवेदन वगैरह देना है। उसमें सीसी में रखकर आपका नाम नीचे एडिट कर आपका नाम डालना है, वहाँ आप मेल सेंड करना है। और इसमें एक ऑप्शन ये रखा गया है कि जहाँ पॉसिबल होता है, जहाँ हालात ठीक है, यानी जहाँ पॉसिबल होता है, जहाँ हालात ठीक है, वहाँ पर 1 लोग 2 लोग जाकर जो है तो तहसील कार्यालय, प्रांत अधिकारी या कलेक्टर ऑफिस, यहाँ पर जाकर जो है तो एक निवेदन देना है। निवेदन देकर उसकी ओसी वो मेल के साथ अटैच करके सेंड करना है। ये ऑप्शन में रखा गया है। जहाँ पर हालात है, अच्छे है, ठीक है, जहाँ पॉसिबल है वो लोग जाकर निवेदन दे सकते हैं। और दूसरा, निवेदन के साथ ट्विटर, 2 ऑप्शन आप जहन में रखिए। हमें 2 तारीख को शाम में 6 बजे ट्रेंड करना है मोहसिन के नाम पे। ट्विटर का जो हैशटैग है वो कल शाम में आपको दिया जाएगा। और दूसरा, मेल करना है। मेल करना बहुत ईजी है, किसी को लिए हार्ड नहीं है। हमने बहुत से आंदोलन किए, लेकिन ये हालात ऐसे होने की वजह से आंदोलन नहीं कर सकते, इसलिए हमको मेल करना है। जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ जाकर आप निवेदन दीजिए, लेकिन पे ईमेल जो तो कंपलसरी किया गया है। अगर आप मेल करते हो तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट निकलेगा, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। खैर, हम 6 साल लेट हुए, लेकिन अभी भी वक्त है। इसमें हमारी जो डिमांड है, डिमांड हमारी ये है कि जो केस है, केस को जो तो फास्टैग कोर्ट में चलाया जाए, क्योंकि मॉब लिंचिंग हुई है। 6 साल बहुत वक्फा हुआ है। 6 साल नाइंसाफ़ी की बहुत टाइम होता है, किसी के नाइंसाफ़ी के 6 साल बहुत टाइम होता है। हमारी पहली डिमांड ये है कि इस केस को जो तो फास्टैग कोर्ट में चलाया जाए। दूसरी, इस केस में जो तो पब्लिक प्रोसीड्यूर बोलकर, आज भी केस में उज्जवल निकम सर छोड़ने के बाद जो तो केस में कोई सरकारी वकील नहीं है आज फिलहाल रनिंग में, तो हमारी डिमांड ये है कि केस के अंदर पब्लिक प्रोसीड्यूर बोलकर उज्जवल निकम सर को अपॉइंट किया जाए। ये हमारी उज्जवल निकम सर से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको केस को ज्वाइन किया जाए। पहले जो हुई है ना इत्तेफाकी, उसे भूलकर, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, आप ये केस ज्वाइन कीजिए। हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि पब्लिक प्रोसीड्यूर बोलकर, सरकारी वकील बोलकर उज्जवल निकम सर को अपॉइंट किया जाए। और तीसरी मांग ये है कि जिस तरह कंडीशनल बेल होने के बावजूद मेन एक्यूज धनंजय देसाई ने बेल की धज्जियां उड़ाई है, उस धनंजय देसाई के खिलाफ सरकार उस बेल के खिलाफ वापस जाकर उस बेल को रद्द की जाए, यानी उस बेल को कैंसिल किया जाए। ये एक तीसरी डिमांड है। पहली फास्टैग कोड, दूसरी डिमांड है उज्जवल निकम सर को अपॉइंट किया जाए एज अ सरकारी वकील बोल को, पब्लिक प्रोसीक्यूटर बोल के। तीसरी है जो मेन एक्यूज है उसकी बेल कैंसिल की जाए और 1 साल के अंदर जो है तो
केस का जो है तो फैसला सुनाने के लिए एक हमारी अपील है। जुडिशरी प्रोसेस में हम जो है तो दखल नहीं दे सकते, वो जुडिशरी प्रोसेस है, कानूनी मामला है, वो न्यायिक है, उसमें कोर्ट में चालू, उसमें हम दखल नहीं दे सकते। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले ही बहुत टाइम हो चुका है, 6 साल कुछ कम टाइम नहीं होता है। 6 सालों के अंदर इंतजार करना, 300 तक चक्कर मारना, ये कम नाइंसाफी नहीं है। हमारी एक है कि 1 साल के अंदर इसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकाला जाए केस के रिलेटेड, उन्हें सजा दी जाए, कड़क से कड़क सजा। और तीसरी एक डिमांड है, आज जो तो गवर्नमेंट में जो तो उस टाइम में जो गवर्नमेंट थे 2014 में, वो लोग आज भी गवर्नमेंट में हैं। अफसोस कि 2014 में जो गवर्नमेंट बनी थी मई के बाद महाराष्ट्र में, वो गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं था, शोषित समाज से कुछ लेना देना नहीं था, शेतकरियों से कुछ लेना देना नहीं था, अल्पसंख्यक समाज से कुछ लेना देना नहीं था। इतने जुल्म होने के बाद भी वो उतना लेटर निवेदन उनको लेटर भेजने के बाद, पत्र व्यवहार करने के बाद भी उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। एटलीस्ट ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हम याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो महाराष्ट्र के इंडिया के अंदर जो पहली मॉब लिंचिंग हुई थी, जो प्रोग्रामी कहे जाने वाले महाराष्ट्र के ऊपर एक कलंक है कि जब भी लिखा जाएगा मॉब लिंचिंग का इतिहास, कुछ इंटरनेशनल राइटर्स ने जो तो मॉब लिंचिंग के ऊपर जब रिसर्च किया है तो वहां पर पहला केस जो तो उन्होंने मोहसिन का कोट किया है। जब भी मॉब लिंचिंग का नाम लिया जाएगा, वो महाराष्ट्र का नाम लिया जाएगा, तो ये दुख की बात है। प्रोग्रामी कहे जाने वाले, शाहू फुले अम्बेडकर कहे जाने वाले महाराष्ट्र में, या पूना शहर जैसे जो तो सबको सेक्युलर शहर माना जाता था, सुरक्षित शहर माना जाता है, एजुकेशन का हब माना जाता है, उस शहर में जो तो एक बेगुनाह अल्पसंख्यक समाज के नौजवान को मारा गया। उसके बाद से बहुत से नौजवान जो तो वहाँ से पूना छोड़कर वापस आ गए हैं। बहुत सी जगहों पे जो तो उनके साथ भेदभाव आज भी होता है, आपको पता है, रूम के लिए भी होता है, घर किराए पर देने के लिए भी होता है। खैर मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, डिमांड आपके सामने रखता हूँ। पहली डिमांड फास्टैग कोर्ट, दूसरी उज्ज्वल निकम सर को अपॉइंट किया जाए, तीसरा उस केस में मैंने एक्यूज की बेल कैंसिल की जाए, चौथा 1 साल के अंदर जो तो केस को निकाला जाए। और पांचवी डिमांड ये है कि उस टाइम में गवर्नमेंट आघाड़ी सरकार की थी कांग्रेस सरकार और राष्ट्रवादी सरकार थी उस टाइम में। उस टाइम में मरहूम आर पाटिल जी, उन्होंने कहा था कि इंसाफ मिलेगा, जो पोस्ट डालेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा, जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज इंसाफ नहीं मिला। खैर आर पाटिल जी हमारे बीच में नहीं है अभी। उस टाइम में गवर्नमेंट भी चेंज हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहसिन के वालिद सादिक शेख से वादा किया था कि मुबिन को नौकरी पर लिया जाएगा और कंपनसेशन दिया जाएगा, उनकी जो डिमांड थी वो पूरा कंपनसेशन दिया जाएगा। खैर आप उस वक्त सत्ता में नहीं थी, आपके हाथ से सत्ता चली गई थी, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी सत्ता के दरमियान स्टेट में जब आपकी हुकूमत थी तब मॉब लिंचिंग हुई, उस दरमियान आप इंसाफ नहीं दिला पाए, लेकिन आज आपके पास मौका है, आप उस फैमिली को इंसाफ दिलाइए। आज भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस ये सत्ता में है, उनसे एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि एक उम्मीद भी है हमको कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि आज, क्योंकि उस दौर में, आपके दौर में जो तो ये हादसा हुआ था, ठीक है, आपसे वो इंसाफ आप पूरा नहीं कर पाए, तो इस आपके पास मौका है, अभी आप इंसाफ का जो प्रोसेस है वो आप पूरा कीजिए। मुबिन को नौकरी पर लेने की हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है, क्योंकि फैमिली जो तो फाइनेंशियल तौर पर एकदम वीक हो चुकी है, उनके पास इनकम का सोर्स नहीं है। मोहसिन जो तो एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स था। उस टाइम में अगर 1 लाख रुपए अगर उसको नौकरी विप्रो वाले उसको अपॉइंट कर रहे तो आज सोचिए 5 सालों के अंदर उसका पेमेंट कितना हुआ था, वो फैमिली किस तरह सेटल हो गई होती थी। लेकिन अफसोस हादसा हुआ, मोहसिन हमारे बीच में नहीं है, मोहसिन के वालिद साहब भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज मुबिन है, मुबिन के ऊपर पूरी घर की जिम्मेदारी है। तो हमारी डिमांड ये है, 5वीं डिमांड ये है कि मुबिन को जो तो तुरंत नौकरी दी जाए, सरकारी होती है, सरकारी नौकरी दी जाए। और 6ठी डिमांड है, जो मोहसिन के वालिद साहब ने जो कंपनसेशन मांगा था, जो मुआवजा मांगा था, जो आर्थिक मदद मांगा था, वो आर्थिक मदद जल्द से जल्द रिलीज की जाए। एटलीस्ट वो परिवार को, एक तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में उनका पैसा खर्चा हुआ है, उनके घर से जो तो नौजवान बेटा गया, उनके वालिद साहब गए, उनकी वालिदा जो तो आज भी बीमार है, एटलीस्ट उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तुरंत उनको जो है तो नौकरी पर लिया जाए, मुबिन को नौकरी पर लिया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए, उनका जो कंपनसेशन की जो डिमांड है वो डिमांड उनको पूरी की जाए, पूरा कंपनसेशन दिया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक केस लिया जाए और उज्ज्वल निकम सर को जो तो इस केस के अंदर अपॉइंट किया जाए। धनंजय देसाई की बेल जो तो कैंसिल की जाए।
और जो तो 1 साल के अंदर इस केस का निकाल दिया जाए। इस तरह की मांगों को लेकर हमको आंदोलन करना है 2 तारीख को। आंदोलन में आपको पहले बताया, अभी और दोहराता हूँ, आंदोलन किस तरह करना है। आंदोलन ये करना है कि 2 तारीख को शाम में 6 बजे से मोहसिन के लिए हमें ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक ट्रेन चलाना है। इंशाल्लाह हम सब मिलकर जो है तो उस ट्रेन को जो है तो 1 नंबर पर ले जाएंगे। और दूसरा, उसी के साथ 2 तारीख को महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमें मेल करना है। मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, अल्पसंख्यक मंत्री कार्यालय, सामाजिक न्याय मंत्री कार्यालय और पालक मंत्री, इनको मेल करके रिक्वेस्ट करना है कि आप जो है तो इस केस में इंसाफ कीजिए। इंशाल्लाह कुछ उम्मीद है, कुछ ना कुछ आउटपुट नहीं निकलता हूँ तो मैं आपको अपील करता हूँ, एक नौजवान की फैमिली के लिए रास्ते पर उतरने की लड़ाई के लिए आपको तैयार रहिए। ठीक है, हम लेट हुए हैं, लेकिन आज भी हमारे हाथ में बहुत कुछ चीज़ें हैं, हम वो कर सकते हैं। हम वो चीज़ें, हम उस फैमिली को कुछ इंसाफ हम दिला सकते हैं। अगर हम सब मिलकर अगर उतरते हैं, गवर्नमेंट से डायलॉग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। और इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है कि आपके इलाके के जो MLAs हैं, जो सत्ता में MLAs है, MPs है, जो मिनिस्टर है, उनको इस 2 तारीख को सरकार के साथ साथ उनको भी मेल कीजिए कि इसके ऊपर आप आवाज़ उठाइए। लॉकडाउन हालात ठीक होने के बाद दुआ कीजिए, मुल्क की हालत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुल्क की हालात ठीक होने के बाद जो है तो मंत्रालय के अंदर आप इसके ऊपर बात रखिए, इसके लिए भी आप ताल्लुक़ उठाइए। खैर, मैं आपको कंक्लूड करता हूँ, आपको 2 रिक्वेस्ट यहाँ पर अपील करता हूँ। 2 तारीख के आंदोलन के तारीख है, 2 तारीख के लिए ट्विटर पर ट्रेन चलाना है। इस तारीख से लोगों से ज़्यादा लोगों को मालूमात दीजिए, उन सब बात पहुँचाइए। हम भी तकरीबन लोगों से पहुँचे, इन 8 दिनों के अंदर हमने कॉल किया है, लोगों से डिस्कस किया है, बहुत से लोगों से पहुँचे हैं। इंशाल्लाह 1 नंबर पर ट्रेन ले जाएंगे। आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस केस के बारे में मालूमात देकर उनसे कहिए कि 2 तारीख को रात में शाम में 6 बजे हमें ट्रेन चलाना है मोहसिन के लिए। और दूसरा, मेल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए। जितना ज़्यादा मेल जाएगा उतना ज़्यादा इंसाफ के चांसेस आपके बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हमको कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। यही अपील आपके सामने थी और यही बात के लिए मैं आज लाइव आया था आपके सामने। कुछ बातें रह गई होंगी तो वो बातें बाद में बताऊंगा। लेकिन आप ही सोचिए, मॉब लिंचिंग जैसे केस में 6 साल तक अगर किसी फैमिली को इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ तक कि वो मॉब लिंचिंग में अगर तुरंत इंसाफ मिलता मोहसिन की फैमिली को, तो शायद से अखलाक आज हमारे बीच होते, तबरेज़ हमारे बीच होते, अजराफुल हमारे बीच होते, अलीम हमारे बीच होते। क्योंकि लोगों की जो तक मान्यता मिल गई ना, उसके बाद झुंड शाही को जो तो मान्यता मिल गई उस केस के बाद, अभी भी मौका है, हमें आवाज़ उठाना है, लड़ना है। इंशाल्लाह हम ट्रेन को 1 नंबर पर ले जाएंगे। आप सबके सपोर्ट के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा मेल करेंगे, यही आपसे एक उम्मीद रखता हूँ और आपसे एक अपील भी करता हूँ। एक और आखिरी में बताता हूँ, जब हम ट्विटर पर ट्रेंड करेंगे तो इस तरह से बैनर वगैरह हाथ में लेकर फ़ोटो निकालिए, या कोई एक A4 साइज पेज लेकर उस पर कुछ लिखकर उसकी फ़ोटो निकालिए और वो व्हाट्सएप, ट्विटर पर ट्वीट कीजिए या शेयर कीजिए। और मेल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बोलिए। कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैसेजर में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको पूरा ड्राफ्टिंग वहाँ पर मिल जाएगा। एक उम्मीद के साथ आखिर में अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इंशाल्लाह इन दिनों के अंदर आप जो तो एक भाई के लिए, एक प्रोग्रामी कहे जाने वाला महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसके इंसाफ के लिए जो है तो आप आगे आएंगे, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे 2 तारीख को शाम में 6 बजे। और इसी के साथ मेल, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करेंगे। और ट्विटर और फेसबुक एक ही दिन रहेगा। 2 तारीख को शाम में ही करना है आपको, सोशल मीडिया पर ट्रेंड शाम में करना है और सवेरे से जो है तो आपको मेल करना है। जितना ज़्यादा आप मेल करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। और केस से रिलेटेड जो मेरे पास जो जानकारी थी मैं आपको दिया हूँ, और कुछ जानकारी होंगे तो आप मुझे कुछ जानकारी चाहिए तो कॉल कीजिए, आपको बताया जाएगा। जुनैद भाई, इरफान भाई, अख्तर भाई, इनको किसी में से आप कांटेक्ट करके आप जो तो ले सकते हैं। आपको डिटेल जो है तो कल शाम तक आपको व्हाट्सएप पर पूरा डेटा ड्राफ्ट वगैरह आपको पूरा भेज जाएगा। आखिर में आपसे इतनी अपील है कि एक घर को, एक फैमिली को, जो फैमिली हर तरीक़े से जिस फैमिली के साथ जुल्म हुआ है उस फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए आइए हम सब मिलकर जो है तो इस लड़ाई को आगे ले जाते हैं। इंसाफ की लड़ाई को हम आगे ले जाकर जो है तो उस फैमिली के साथ इंसाफ हो, इसके लिए हम कोशिश करते हैं, इसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। आइए 2 तारीख को ट्विटर पर ट्रेंड कीजिए फैमिली के लिए, उसके इंसाफ के लिए मेल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। लास्ट में एक शेर कहता हूँ कि हौसला भी है सलामत, अज़म भी है मुस्तहकम, हौसला भी है सलामत, अज़म भी है मुस्तहकम, आदमियों की बस्ती में शमा आप ही जलाओगे, क्योंकि आपके ऊपर ही डिपेंड है, आपको ही उस फैमिली को इंसाफ दिलाना है। मेरी बात ख़त्म करता हूँ।
किसी को कुछ इस ताल्लुक से कुछ अगर किसी के सवाल होंगे तो इनबॉक्स कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है। यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, लोगों ने आपने सपोर्ट किया, आपने पार्टिसिपेट किया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जस्टिस फॉर मोहसिन मूवमेंट की ओर से आपको दोबारा अपील करता हूँ कि आप उस मूवमेंट के अंडर जुड़िए। और कल हमारे साथी जुनेद भाई मराठी में एक लाइव आएंगे, उसका टाइम सवेरे डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ जी, शुक्रिया।